मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह आज जम्मू में सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 83वीं यौम तासीस के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर हिकमत अमली तय करेंगे। पिछले 5 महीनों में अमित शाह का जम्मू का ये दूसरा बेहद अहम दौरा है। इससे पहले वो जम्मू कश्मीर के 5 रोजा दौरे पर आए थे। तो अमित शाह के जम्मू दौरे का आज दूसरा दिन है। सीआरपीएफ की यौम तासीस के प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा कोमल। कोमल, आपसे हम जानना चाहेंगे, बेहद अहम दौरा है ये अमित शाह का, आज की क्या कुछ मसरूफियात रहने वाली हैं? जी हिना, ये आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज अमित शाह जी है जो जम्मू पहुंचे हुए हैं और कल शाम को 6:30 बजे जब वो जम्मू लैंड किए थे तो राजभवन में सबसे पहले उन्होंने सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली थी, जिसमें काफी सारे ऑफिसर्स थे। उन्होंने वो मीटिंग की और उसके बाद में वो 4 पुलिस के जवान शहीद हुए थे, उनके फैमिली वालों को बुलाकर उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया है उन्होंने अपने हाथों से। और उसके बाद उन्होंने आज जो है वो जम्मू में पहली बार सीआरपीएफ का रेजिंग डे मनाया जा रहा है, तो वो अमित शाह जी खास तौर पे उस पर चीफ गेस्ट के तौर पे जम्मू पहुंचे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं स्टेडियम में। और जैसे कि आपको पता है हिना कि जम्मू कश्मीर में आए दिन कश्मीर में खासकर जो सरपंचों को मारा जा रहा है, तो उस पर भी हमने सुना है कि आज इस प्रोग्राम के बाद वो मीटिंग लेंगे और उसके बाद वो कठुआ महानपुर जाएंगे। वहां पर सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनसे वो रूबरू होंगे और उसके बाद शाम को 8 बजे वो वापस चले जाएंगे। तो ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो ये एक इम्पोर्टेंट विजिट है। बिल्कुल, काफी अहम दौरा है और इस सब के बीच में आपसे सिक्योरिटी की सूरत हाल के ताल्लुक से भी जानकारी चाहेंगे कोमल। वो होम मिनिस्टर है, यहाँ पर आए हैं, तो पूरे जम्मू में सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो बहुत अच्छी तरह से किए गए हैं। और जिस तरह से शाम को भी उन्होंने खुद सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली है, जिसमें डीजी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह मौजूद थे और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे। सीआरपीएफ के भी अधिकारी जो थे वो उनसे मिले हैं शाम को। और ये जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है, आए दिन जो कश्मीर में जो आपको पता ही है जो इनकाउंटर की स्थिति सिचुएशन बनी रहती है और सरपंचों को मारा जा रहा है, मेन टारगेट अब जो है वो कश्मीर में बीजेपी लीडर्स को किया जा रहा है। तो इन सारी सिचुएशन को लेकर जी कोमल, तो लगातार इस बेहद अहम दौरे से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट तफसीलात हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान की काबीना के वज़रा की हलफबरदारी की तक़रीब आज मुनक़िद होना है। तकरीबन 11 बजे पंजाब राजभवन में इस तक़रीब का इनेकाद किया जाएगा। आप हुकूमत में 10 अरकान असम्बली और वज़ारती ओहदे का हलफ लेंगे। इनमें आपके सीनियर लीडर हरपाल सिंह चीमा अहम हैं। इसके अलावा डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईटीओ, विजय सिंगला, लालचंद कटरूचक, गुरमीत सिंह, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर, बरहम शंकर चंपा, हरजोत सिंह बेंस शामिल हैं। वाज़ेह है कि पंजाब काबीना में वज़ीर आला समेत 18 वज़रा हो सकते हैं। तकरीबन 11 बजे पंजाब राजभवन में इस मीटिंग का इनेकाद जो है वो किया जाने वाला है। काफ़ी अहम इसको माना जा रहा है। आपको बताएं कि सीएम भगवंत मान ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और जो अहम वज़रा आज हलफबरदारी तकरीब में हलफ लेने वाले हैं उनके नामों का उन्होंने अपने ट्वीट में ऐलान किया, जिक्र किया। तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार नज़र बनी हुई है। आम आदमी पार्टी को वहाँ शानदार कामयाबी मिली इंतखाबात में और उसके बाद से ही लगातार वहाँ पर किस तरह से अब हुकूमत तश्कील दी है। पहले सीएम के तौर पर भगवंत मान ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया था और उसके बाद आज ये अहम मीटिंग तकरीब जो है राजभवन में होने वाली है, जहां काबीनी वज़रा की हलफबरदारी है। तो जो अहम नाम आज शामिल हो रहे हैं उनमें आपके सीनियर लीडर हरपाल सिंह चीमा, उसके अलावा डॉक्टर बलजीत कौर,
हरभजन सिंह ईटीओ, विजय सिंगला, लालचंद, गुरमीत सिंह मीथियर, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर, ब्रह्म शंकर जंपा, हरजोत सिंह बिंस शामिल हैं। वज़ीर आला समेत 18 वज़रा इसमें हो सकते हैं और इस कैबिनेट में काफ़ी अहम नामों को शामिल किया गया है। सबसे अहम कि आप हुकूमत के लिए पंजाब में अब आगे के जो तमाम तर काम हैं वो बड़ा चैलेंज साबित होंगे। पंजाब में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अमन। अमन, आपसे हम जानना चाहेंगे, आज काफ़ी अहम तकरीब होने वाली है, कौन कौन से अहम नाम इसमें शामिल किए जा रहे हैं कैबिनेट में? देखिए, मुख्य तौर पर 17 किसी जिन्होंने मंत्री बनना है और लेकिन आज के लिए आज 11 बजे वोट होनी है, उसमें जो शपथ लेंगे उसमें 10 मुख्य नाम है जो मंत्री बनने जा रहे हैं, जिसमें से 2 पिछले बार के विधायक हैं और 8 ऐसे विधायक हैं जो इस बार विधायक बने जो मंत्री बनने जा रहे हैं। तो कुल 10 मंत्री आज बनने जा रहे हैं जो शपथ लेंगे। इनमें से नाम हरपाल सिंह चीमा और मीत हेयर जो हैं, ये 2 पिछली बार भी विधायक थे लेकिन इस बार मंत्री बन रहे हैं। और 8 इसके अलावा ऐसे नाम हैं जिसमें बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईटीओ, विजय सिंगला, लालचंद, हरजोत सिंह बैंस, ब्रह्म शंकर और ललजीत सिंह भुल्लर और कुलदीप सिंह धालीवाल, ये नाम ऐसे हैं 8 जो इस बार विधायक बने और पहली दफा इन्हें मंत्री जो है वो पंजाब में बनाया जा रहा है। और आज इनकी 11 बजे जो है वो शपथ होगी और पंजाब के तमाम मसलों पर जैसे दावा करते आए हैं तो उसी पर शपथ भी जो है लेने जाने की तमाम मसलों का हल जो है वो पंजाब में किया जाएगा। जी अमन, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ काबीना की हलफबरदारी तकरीब 25 मार्च को होना है। इस तकरीब का एहतमाम लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी एक नए स्टेडियम में किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार वज़ीर आला बनेंगे। योगी आदित्यनाथ की काबीना में बड़ी तादाद में खवातीन और नौजवानों को इस बार जिम्मेदारी दी जा सकती है। हलफबरदारी तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह शिरकत करेंगे। इस तकरीब में तकरीबन 45,000 लोगों की शिरकत मुतवक्के है। लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, काफी अहम माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ की इस बार की जो हलफबरदारी तकरीब होने वाली है और बड़े पैमाने पर इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, तफसीलात चाहेंगे आपसे। हाँ, देखिए, बहुत अहम जाहिर है कि मरहला है और बड़े खुशी का माहौल हम देख रहे हैं पूरे लखनऊ में, पूरी रियासत में। और बल्कि पार्टी लाइन तो यही है कि असिल होली की खुशी जो है, होली के असिल दिन का मजा 25 तारीख को आएगा टिकाना स्टेडियम में, जब योगी आदित्यनाथ वज़ीर आला की हैसियत से हलफबरदारी तकरीब में शरीक होकर हलफ लेंगे। और देखिए, बुनियादी बात यह है कि जो अपोजिशन के लीडर हैं उनको भी बुलाने की पूरी तैयारी है। और जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि वो लोग खास तौर से कुछ ऐसे लोग भी बुलाने की तैयारी में हुकूमत कर रही है कि जिन्होंने बाकायदा फैज़ हासिल किया है उन स्कीमों से जो मरकजी और रियासती सतह पर चलाई गई और एक बड़े वोट बैंक में तब्दील हुई वो स्कीम है। तो देखिए, बुनियादी बात यही है कि जो बुनियादी एजेंडा था बीजेपी का, उस पर बीजेपी आज भी कायम है और कोई गुंजाइश, मतलब ये बहुत बुनियादी बात यह है ना कि जिस वक्त लोग जीत जाते हैं, पार्टियां जीत जाती हैं तो उनकी रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। और वो, लेकिन जिस दिन से बीजेपी ने फतेह हासिल की है उस दिन से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ स्कीमों पर काम करना भी शुरू कर दिया है। और ये कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में भी अब कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। तो समझा जा सकता है कि बीजेपी का हदफ सिर्फ असेंबली इलेक्शन नहीं था, बल्कि आने वाला जो पार्लियामानी इलेक्शन होगा 2024 में, उस पर भी निगाहें होंगी। इसलिए उन लोगों को बिलखुसूस मदऊ किया जा रहा है जो बीजेपी की स्कीमों से अभी तक फैजियाब हुए हैं, उन तमाम मंसूबों से, प्रोजेक्टों से फैजियाब हुए हैं जो बीजेपी ने चलाए थे। और देखिए, बुनियादी बात ये भी है कि चाहे वो अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, मायावती हो, सोनिया गांधी हो, कहा यह भी जा रहा है कि इन तमाम अहम लीडरों के साथ साथ कुछ और लीडरों को भी मदऊ किया जाएगा इस तकरीब में। तो देखिए, ये अपने आप में एक जश्न का माहौल बनना शुरू हुआ है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब देखना यह है कि हत्तमी शक्ल क्या लेती है। और हालांकि अभी तक गोरखपुर में थे सीएम, जैसे वो वापस आएंगे तो फिर बाकायदा मीटिंग होगी, उसमें गौर खोज किया जाएगा कि किन किन लोगों को कौन कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए, किन लोगों को, नए लोगों को शामिल किया जाए,
कुछ तब्दीलियां की जाएं। तो ये अभी बहुत अहम मरहला। तारिक आपसे थोड़ा सा पीछे से हम जानना चाहेंगे, अगर पिछले कुछ दिनों की हम बात करें, जब इलेक्शन की बात चल रही थी, अवामी रैलियां हो रही थी और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने नामों का, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया था, यहां तक कि लखनऊ तक की जो सीट थी एक एक नाम पर बहुत गौर खौस करने के बाद ही हतमी लिस्ट जो है वो सामने आई थी, यानी पहले से ही एक हिकमत अमली तय हो गई थी। और अब 25 को इस राज पर से पर्दा उठेगा कि कौन कौन से अहम नाम हैं जो इस बार की काबीना का हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अहम बात कही आपने इनाई है। और देखिए, जिस अंदाज से इस मरतबा इलेक्शन में बीजेपी ने काम किया है, तो देखिए वो जाहिर है कि सियासी तौर पर तनकीदें भी होती हैं, तबसरे भी होती हैं, लेकिन जो हिकमत अमली वजह की गई उसकी कामयाबी ये बताती है कि वो बहुत मुनज़्ज़म थी और वो बहुत सोच समझ कर उन्होंने हिकमत अमली को वजह किया। जाहिर है कि चाहे वो इलेक्शन में उम्मीदवार उतारने का मामला हो, इलाके मुंतखब करने का मामला हो, या मौज़ूआत पर बात करने का मामला हो, तो देखिए जिन मौज़ूआत पर बात की गई, जिन मंसूबों को सामने रखा गया, उनकी बुनियाद पर गैर मामूली कामयाबी हासिल की है। अब देखना यही है कि आइंदा की हिकमत अमली क्या होती है, किन किन लोगों को काबीना में जगह मिलती है, क्या क्या जिम्मेदारियां नए लोगों को दी जाती है, बिलखुसूस खवातीन और नौजवानों को क्या कुछ सौंपा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अमर, तमाम तर तफसीलात के लिए लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और आज की ताज़ा खबर में अब बात करेंगे जापान के वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा के हिंदुस्तान दौरे के ताल्लुक से। जापान के वज़ीर-ए-आज़म का आज से 2 रोज़ा दौरे का आगाज़ होने वाला है। 14वें हिंद जापान सालाना सरबराहान इजलास में वो शिरकत करने वाले हैं। फोमियो किशिदा और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बीच अहम मुलाकात मुतवक्के है। तो ये अहम खबर आपको दे दें, जापान के वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा का हिंदुस्तान दौरा, इसके ताल्लुक से जापान के वज़ीर-ए-आज़म का आज से 2 रोज़ा दौरे का आगाज़ होना है। 14वें हिंद जापान सालाना सरबराहान इजलास में वो शिरकत करेंगे। दोनों सरबराहान के बीच अहम बातचीत, कई अहम उमूर जो हैं वो ज़ेर गौर आएंगे। सबसे अहम बात यह है कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात लगातार हमने देखे हैं, रहे हैं, और इन रिश्तों में एक लगातार जो दोस्ती देखी जा रही है दोनों मुल्कों के बीच, उसी के ये काफ़ी अहम माना जा रहा है 14वें हिंद जापान सालाना इजलास को। फोमियो किशिदा और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बीच अहम मुलाकात। एक और अहम खबर, हिंदुस्तान ने हयातियाती हथियारों पर पाबंदी की हिमायत की है। जी हाँ, बेहद अहम इसको माना जा रहा है। हिंदुस्तान ने हयातियाती हथियारों पर पाबंदी की हिमायत की है। हिंदुस्तानी नुमाइंदे का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खिताब सामने आया है, जिसमें हिंदुस्तान ने यूक्रेन की सूरत हाल पर एक बार फिर अपनी तशवीश का इजहार किया है। यूक्रेन रूस के बीच बातचीत का हिंदुस्तान ने खैर मकदम किया है। तो हिंदुस्तान ने हयातियाती हथियारों पर पाबंदी की हिमायत की है। हिंदुस्तानी नुमाइंदे ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खिताब के दौरान यूक्रेन की सूरत हाल पर अपनी तशवीश का इजहार किया और यूक्रेन रूस के बीच बातचीत का खैर मकदम किया। तो बेहद अहम, जिस तरह से हिंदुस्तान लगातार बातचीत की बात करता रहा है, दोनों ममालिक के दरमियान अमन का ख्वाहा है, तो ये एक और अहम खबर हयातियाती हथियारों पर पाबंदी की हिमायत की है। हिंदुस्तानी नुमाइंदे अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में खिताब किया और यूक्रेन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया, साथ ही यूक्रेन रूस के बीच बातचीत का खैर मकदम किया। और यूक्रेन के शहर मारियोपोल में घमासान का रन पड़ा है। शहर के वस्त में खूरेज लड़ाई हो रही है। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुशीर का कहना है कि वोलोनोवाखा शहर में यूक्रेनी फौज रूसी फौज से सख्त मुकाबला कर रही है। उनका कहना है कि रूसी फौज बड़ी तादाद में इस मुहाज पर भरपूर हमले कर रही है। मारियोपोल में तकरीबन 4 लाख अफराद फंसे हुए हैं। जुमे के रोज 5000 लोगों को वहां से निकाला गया।
बुध के रोज हमले में तबाह हुए थिएटर के मलबे में दबे अफराद को निकालने का काम जारी है। उधर खार्किव में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इमारत को निशाना बनाकर की गई बमबारी में एक शख्स हलाक जबकि 11 शदीद जख्मी हुए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि जंग के दौरान 65 लाख यूक्रेनी शहरी बेघर हो गए हैं। इस बीच अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी बेड़ा यूक्रेन के बंदरगाही शहर सोमी पहुंच गया है। और यूक्रेनी सदर वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर मॉस्को को दूबदू बातचीत की पेशकश की है। अपने एक वीडियो पैगाम में ज़ेलेंस्की ने कहा कि मिल बैठकर बात करने का वक्त आ गया है। यूक्रेन सालमियत और उसके साथ इंसाफ करने का ख्वाहा है। उन्होंने क्रामिया फतेह के 8 साल मुकम्मल होने पर मनाए गए जश्न का तकाबुल यूक्रेन हमले में रूसी फौजियों की हलाकत का तस्करा किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर अभी बातचीत नहीं की गई तो इसकी भारी कीमत उसे अदा करनी होगी। Зараз почули всі, почули особливо в Москві. Настав час зустрічатись, час говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися. Сьогодні в Москві прозвучало багато слів у зв'язку з річницею захоплення Криму. Відбувся великий мітинг. Я хочу звернути увагу на одну деталь. Повідомляється, що загалом до мітингової активності в столиці Росії були залучені близько 200 тисяч людей, 100 тисяч на вулицях, 95 тисяч десь так приблизно на стадіоні. Ось таку ж кількість російських військових задіяли у вторгненні в Україну. Просто уявіть собі, що на тому стадіоні в Москві 14 और यूक्रेन पर रूसी जारहियत पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के ताल्लुकात रूस से कशीदा हैं, लेकिन खला में दोनों मुल्कों के बीच कोई अनबन या खटपट नहीं है। आपको बताएं कि दोनों मुल्क मिलकर साइंसी तहकीकात जारी रखे हुए हैं। इस सिलसिले में 3 रूसी खलाबाज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं। तो खलाई मिशन पर रूस और अमेरिका साथ साथ 3 रूसी खलाबाज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं। जमीन पर हरीफ हैं लेकिन खला में साथ हैं। और एक और अहम खबर आपको दे दें, मगरबी मुल्कों ने रूस पर लगाया इल्ज़ाम, रूस अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो ये इल्ज़ाम मगरबी ममालिक ने रूस पर लगाया है कि रूस अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का गलत इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन पर हमले के ताल्लुक से गलत इत्तलात फराहम कर रहा है रूस। सलामती काउंसिल को प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहा है रूस। और अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और दीगर मुल्कों ने इस तरह का ये इल्ज़ाम लगाया है कि रूस अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, यूक्रेन पर हमले के ताल्लुक से गलत इत्तलात फराहम कर रहा है। सलामती काउंसिल को प्रोपेगेंडे के लिए रूस इस्तेमाल कर रहा है। और इस तरह का इल्ज़ाम अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और दीगर मुल्कों ने लगाया है। शामी सदर बशार अल असद ने मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा किया। असद ने यूएई के नायब सदर शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम से खास मुलाकात की। दोनों लीडरों ने बाहमी इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत की। दोनों मुल्कों ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देने और मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। 2011 के बाद ये असद का पहला गैर मुल्की दौरा था।
और अब खबरें कुछ खेल की दुनिया से। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स और खवातीन डबल्स मुकाबले में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार पेशरफ्त की है। लक्ष्या सेन की टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। वो सेमीफाइनल में दाखिल हो गए हैं। क्वार्टर फाइनल में लक्ष्या को वॉक ओवर मिला। उधर खवातीन के डबल्स मुकाबले में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली ने जनूबी कोरिया की ली और शिन की जोड़ी को 14-21, 22-20 और 21-15 से जेर किया। साथ ही सेमीफाइनल में रसाई हासिल की। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।